Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss the topic Law of Demand under Theory of Demand. As in the previous lecture, we discussed about the demand, quantity demanded, demand schedule, demand curve, and determinants of demand and demand function. In the same series, we will discuss the topic law of demand. तो क्या होता है डिमांड का नियम, हमें ये स्टडी करना है इसमें. The law of demand states that other things being equal, the demand for a good extends with a decrease in price and contracts with an increase in price. In other words, there is an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and its price, provided other factors influencing demand remain unchanged. First thing is other things being equal, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशन को स्टडी करता है, जबकि बाकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए. हमने स्टडी किया था क्वांटिटी डिमांडेड के डिफरेंट डिटरमिनेंट्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंजेस in future of the product, and so on determinants of demand were there. So we suppose here that these factors remain constant, यानी कि इन factors में कोई change नहीं होता है, तब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं. और इस लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग when there is a decrease in price, demand for a good extends, और जब प्राइस में इंक्रीज होता है तो ये डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और प्राइस अगर कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी. अगर मैं सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करूं, देन वी कैन से दैट Q इज इनवर्सली रिलेटेड विद P. P increases, Q decreases. P decreases, Q increases. So this is an inverse relation between price and quantity demanded of the commodity according to law of demand. अब हम इस लॉ को एक टेबल के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल. तो मैंने एक डिमांड शेड्यूल यहां रिप्रेजेंट किया है. इस डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी हम लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीटली स्टेट कर सकते हैं. तो क्या कहता है ये टेबल, क्या डिफाइन करती है? ऑन द साइड मैंने कमोडिटी के प्राइस को रिप्रेजेंट किया है इन रुपीज पर यूनिट, एंड हियर क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट किया है इन यूनिट्स. व्हेन प्राइस इज रुपीज 10 पर यूनिट, डिमांड इज 100 यूनिट्स. एट रुपीज 9 पर यूनिट, डिमांड इज 150 यूनिट्स. एट रुपीज 8 पर यूनिट, 200 units. At 7, 250 units. At 6, 300 units. At 5, 350 units. So what you're looking here, as price is decreasing, quantity demanded is increasing. जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड लगातार इंक्रीज हो रही है. नाउ हम लॉ ऑफ डिमांड को एक डायग्राम के हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो हमने शेड्यूल डेवलप किया पिछले पेज पर, उस पर्टिकुलर शेड्यूल को जब हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक कर्व ऑब्टेन होता है. इस कर्व को हम डिमांड कर्व का नाम देते हैं, और डिमांड कर्व ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम की तरफ देखते हैं हम. इन दिस डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस I have taken quantity demanded in rupees per unit, and on the y-axis I have taken price in rupees. Quantity demanded, the parameter is of 50, 100, 150 up to dash 450. Price 3, 4, 5, 6 up to dash 10. When price is rupees 10 per unit, quantity demanded is
100 units. Price is 9, quantity demanded is 150 units. So we are obtaining this point. When price is 8, quantity demanded is 200 units. So we are obtaining this point. At price 7, demand 250. So we are obtaining this point. At price 6, demand 300. So this point. At price 5, demand 350 units, this point. So we are getting these particular points circled. When we match these circled point, then we get a straight line. तो हमें ये एक straight line मिलती है. This straight line is known as the demand curve and represented by DD. So DD is the demand curve whose slope is downward from left to right, indicating inverse relation between price and quantity demanded. क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड स्लोप जो कि लेफ्ट टू राइट होता है वो हमेशा दो वेरिएबल्स के इनवर्स रिलेशन को डिफाइन करता है. ओके, इसका मतलब क्लियर है यहां पर कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड लगातार कम होती चली जा रही है, या प्राइस जैसे जैसे कम होते चले जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड लगातार बढ़ती चली जा रही है. सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर? नाउ वी कम टू द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एजम्पशंस का मतलब है कि किन पर्टिकुलर कंडीशन को या रेस्ट्रिक्शंस को या लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है. उन पर्टिकुलर कंडीशंस की हम यहां बात कर रहे हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, तब ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा. पहला देखते लेके चलते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट नॉट बी चेंज्ड. ये हमने पहले भी स्टार्टिंग में स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड के, कि अदर फैक्टर्स मस्ट रिमेन अनचेंज्ड. यानी कि जो उसके अदर फैक्टर्स हैं, उन अदर फैक्टर्स में पहला फैक्टर आता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस. रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जो किसी पर्टिकुलर जिस गुड के रेफरेंस में हम इस लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स और उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. यह इसकी पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन कांस्टेंट. कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो डिमांड पर इसका अफेक्ट पड़ेगा और लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर पाएगा. थर्ड वन इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, इसके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, उनकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम चेंज होगी तो भी ये लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट वन इज नो एक्सेप्शन अबाउट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइस में चेंज की कोई भी एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर में नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो भी लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं करेगा. नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. यानी कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी पर ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करना है. टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, या नई टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो नहीं होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज नो चेंज अदर फैक्टर्स. इसके अलावा जो भी फैक्टर्स बचे हुए हैं जिनको इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में कवर अप नहीं किया गया है, उनमें भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट रहने चाहिए. तब जाकर लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपर्ली वर्क करता है और डिफाइन करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्या है ये? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है उसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं या पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड कभी भी वर्कआउट करता ही नहीं है. एजम्पशंस को हम अगर फॉलो करते हैं तो एजम्पशंस तो अलग हुआ है, लेकिन एजम्पशंस के अलावा वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड
प्रॉपरली वर्कआउट करता ही नहीं है। There are some commodities whose demand increases when their price rises and decrease when their price falls. Law of demand क्या कहता है? प्राइस इंक्रीज होते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनके रेफरेंस में जब उनके प्राइस राइज होते हैं तो उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, और जब उनके प्राइस डिक्रीज होते हैं या फॉल होते हैं तो उनकी डिमांड डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड से इनवर्सली ऑपरेट कर रहे होते हैं। इस केस में क्या होता है? द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे तो इसका स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, लेकिन इस केस में या इन कमोडिटीज के केस में जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप अपवर्ड होता है। सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज द एक्सेप्शंस टू दिस लॉ। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गिफिन्स पैराडॉक्स। इसको हम गिफिन्स पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको सर रॉबर्ट गिवन ने सर्च किया था। तो इसमें इसके पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं या ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हैं। पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? मार्केट में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो यूनिक गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। यूनिक गुड्स का मतलब होता है कि विच आर हैविंग सच टाइप ऑफ फीचर विच अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर नॉट हैविंग। एक ऐसा फीचर उसके अंदर अवेलेबल होता है जो बाकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं होता है। बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है या बेस्ट क्वालिटी होती है या कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक फीचर होगा उसके अंदर जिसके बेसिस पर वो अपने आप को बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। ऐसे गुड्स को हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे प्रोडक्ट के केस में अगर प्राइस राइज होगा तो उनकी डिमांड राइज होती है, क्योंकि यह समझा जाता है कि जितना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा सुपर्ब होगी और उस केस में उसकी डिमांड उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस में उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड वन इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कंज्यूमर्स वर्थलेस समझते हैं अगर उनके प्राइसेस क्या होते हैं? लो होते हैं। इस केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्सली ऑपरेट करेगा। एंड द लास्ट वन इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब प्राइस, ऐसे गुड्स के प्राइस जब बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड राइज होती है और ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस जब कम होते हैं तो इनकी डिमांड कम होती है। ये तो हो गया पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। और दूसरा होता है इनकम इफेक्ट नेगेटिव। इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है और इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। लेकिन गिफिन गुड्स के केस में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और जब इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। यानी कि इनकम इफेक्ट क्या होता है? यहां पर नेगेटिव होता है। ये वो इंफीरियर या लोअर क्वालिटी गुड्स होते हैं जहां प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट नहीं करता है। ओके, थैंक यू।